हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमें फिर से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। तो इसमें हम समझेंगे डेमोक्रेसी में इलेक्शन कैसे होते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो देख लेते हैं, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। तो हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों है? तो पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो लोग होते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए राज करते हैं, रूल करते हैं। एंड इन अ बिग कंट्री लाइक इंडिया, जैसे इंडिया में करोड़ों की संख्या में लोग रहते हैं, कैन नॉट टेक डिसीजन डायरेक्टली। तो डिसीजन लेने में वो डायरेक्टली डिसीजन नहीं ले सकते, तो इसलिए वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और यही रिप्रेजेंटेटिव कंट्री के लिए डिसीजन लेते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ चूजिंग रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड इलेक्शन। तो यही रिप्रेजेंटेटिव चुनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्शन कहते हैं। वाई आर इलेक्शन इम्पॉर्टेंट? तो देख लेते हैं इलेक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है। इलेक्शन हेल्प करता है अच्छी गवर्नमेंट चूज़ करने में एंड चेंज द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को चेंज करने में। अगर गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है तो उसे 5 साल बाद हटाया जा सकता है। एंड थर्ड पॉइंट, गिव पीपल अ चॉइस, और लोगों को चॉइस देता है, क्योंकि यहाँ अलग अलग कैंडिडेट्स और अलग अलग पार्टीज़ होती हैं जिन्हें लोग चुन सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, मेक लीडर रिस्पॉन्सिबल, और लीडर को रिस्पॉन्सिबल बनाता है। अब देख लेते हैं, इफ़ इलेक्शन डू नॉट, अगर इलेक्शन ना हो तो क्या होगा? लीडर विल स्टे इन पावर फॉर एवर। जो लीडर्स हैं हमेशा पावर में रहेंगे, इन्हें हटाया नहीं जा सकता। फोर्थ पॉइंट, पीपल कांट रिमूव दैम, और लोग इन्हें हटा नहीं सकते। तो इसीलिए इलेक्शंस को हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया है। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? तो इलेक्शन को क्या चीज़ डेमोक्रेटिक कहलाती है? नॉट एवरी इलेक्शन इज़ डेमोक्रेटिक। तो हर इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं होता। कुछ चीज़ें जो होती हैं जिसे इलेक्शन डेमोक्रेटिक बनाती है। तो देख लेते हैं, इलेक्शन इज़ डेमोक्रेटिक व्हेन। अब इलेक्शन तभी डेमोक्रेटिक होगा जब जहां यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होगा, जहां हर एक 18 साल के सिटीज़न को, जो भी 18 साल का है, जो 18+ हो गया है, उनको वोट डालने का अधिकार मिलेगा। और इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली, और हर 5 साल में इलेक्शन होंगे। पीपल हैव रियल चॉइस, और लोगों को क्या होगी? रियल चॉइस होगी। वहाँ पे एक से ज़्यादा कैंडिडेट होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी। एंड फोर्थ पॉइंट, इलेक्शन एंड फ्री एंड फेयर, और वहाँ पे ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे। एंड इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, आप देख लेते हैं इलेक्शन सिस्टम क्या है इंडिया में। इंडिया फॉलोज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसमें इंडिया क्या है? इंडिया जो भी 18 साल का है, 18 साल का हो गया है, वोट डाल सकता है। उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो कास्ट के आधार पे हो, चाहे वो रिलीजन के आधार पे हो, चाहे वो जेंडर के आधार पे हो, चाहे वो वेल्थ के आधार पे हो। एवरी वोट हैज़ इक्वल वैल्यू, और हर वोट की एक समान वैल्यू होगी। एंड लोकसभा इलेक्शन, अब देख लेते हैं लोकसभा इलेक्शन कैसे होता है इंडिया में। लोकसभा इलेक्शन मीन्स हाउस ऑफ द पीपल। तो इसी लोकसभा को क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है, जिसे हम लोअर हाउस भी बोलते हैं। एंड इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज ऑफ इलेक्शन। तो इंडिया जो है, इंडिया को अलग अलग डिफरेंट इलेक्शन एरिया में डिवाइड किया गया है। एंड दीज एरिया आर कोल्ड, तो इन्हीं एरिया को क्या बोलते हैं? दिस एरिया आर कोल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसी एरिया को कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। और फ्रॉम द ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड, और हर एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाता है हर एक ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी से। एंड दिस रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड एन एमपी, और यही रिप्रेजेंटेटिव एमपी कहलाते हैं, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो कि पार्लियामेंट में बैठते हैं और लोगों के मुद्दे उठाते हैं। अगर मैं बात करूं लोकसभा इलेक्शंस की, यहाँ पे टोटल सीट्स जो होती है लोकसभा की 543 होती है, और पूरे इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया गया है। पहले 545 होती थी, जो कि 2 एंग्लो इंडियन की सीट होती थी, जो कि अब हटा दी गई है। 2020 में 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसके तहत ये 2 सीटें एंग्लो इंडियन की हटा दी गई है, जो कि पहले राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाती थी। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज़ ऑलमोस्ट इक्वल पॉपुलेशन। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो कि हमने पढ़ी 543 है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की लगभग इक्वल पॉपुलेशन होती है, जो कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन, जो कि ये दिखाता है कि वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो और इक्वल वैल्यू ऑफ ईच वोट, और हर वोट की इक्वल वैल्यू हो।
दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग एरिया इंटू कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड डीलिमिटेशन। तो यही डिवाइड करना है कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया को कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या कहलाता है, डीलिमिटेशन कहलाता है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अब बात कर लेते हैं। कुछ सीटें रिजर्व रहती है शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ताकि इक्वालिटी और सोशल जस्टिस बना रहे। दिस मीन्स, इसका मतलब देख लेते हैं क्या होता है। ओनली एससी कैंडिडेट्स कैन कंटेस्ट इलेक्शन इन दो सीट। तो कुछ एरियाज, कुछ सीट्स होती हैं जो कि सिर्फ एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहती है, और वहाँ पे रिजर्व रहती है, लेकिन वोटर्स जो हैं उन कोई भी वोटर्स हो वहाँ पे वोट डाल सकते हैं उनको। दिस हेल्प वीकर सेक्शन गेट रिप्रेजेंटेशन। तो यही लोगों को क्या मिलता है, रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलता है इन शेड्यूल्ड कास्ट लोगों को और एसटी लोगों को। अब बात कर लेते हैं वोटर लिस्ट की, जिसे हम इलेक्टोरल रोल बोलते हैं। बिफोर इलेक्शंस अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड। तो इलेक्शन से पहले एक लिस्ट बनाई जाती है, और इसी लिस्ट को बोला जाता है इलेक्टोरल रोल या वोटर लिस्ट। तो इट कंटेन्स नेम ऑफ ऑल एलिजिबल वोटर्स। तो ये क्या कंटेन करता है, जो भी 18 साल के हो गए हैं, जितने भी जो कि वोट डाल सकते हैं, और जिनका भी नाम वोटर लिस्ट में आता है वो वोट डाल सकते हैं, और अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं आता तो वो वोट नहीं डाल सकता। अब देख लेते हैं नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स का कैसे चुने जाते हैं। टू कंटेस्ट इलेक्शन, अगर किसी को कंटेस्ट लड़ना है इलेक्शन, तो उसको एक पर्सन को नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है एंड सबमिट अ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, और जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सबमिट करने पड़ते हैं, एंड एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाना पड़ता है, जो कि 10-15 हज़ार कुछ होता है, और वो बाद में रिफ़ंड किया जाता है। अब देख लेते हैं क्या डॉक्यूमेंट उन्हें अपनी क्रिमिनल प्रोफाइल दिखानी पड़ती है, अगर कोई केस है उन पे, या कोई करंट केस या कोर्ट केस चल रहा हो, और प्रॉपर्टी की डिटेल देनी पड़ती है, उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना बैंक अकाउंट्स में बैलेंस है, और अदर एजुकेशन डिटेल्स उनको मेंशन करनी होती है, उनके पास क्या क्या डिग्री है, ताकि दिस एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। इलेक्शन कैंपेन के बारे में देख लेते हैं एक बार। इलेक्शन कैंपेन, अब इलेक्शन कैंपेन का मतलब होता है आस्किंग पीपल फॉर वोट। लोगों के घर घर जाके वोट मांगना, रैलीज निकालना, स्पीच देना, अपने पोस्टर लगवाना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, और गो डोर टू डोर, घर से डोर टू डोर जाना लोगों से वोट मांगने के लिए। कैंपेनिंग हैपन्स फॉर अ लिमिटेड टाइम। तो ये जो कैंपेनिंग होती है लिमिटेड टाइम के लिए होती है। जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है तो वहाँ पे कैंपेनिंग और ये सब ये सब बंद कर दी जाती है। दिस गवर्नमेंट कैन नॉट अनाउंस न्यू स्कीम। अगर जो भी ऑलरेडी जो पॉलिटिकल पार्टी शासन में है वो कोई न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती। गवर्नमेंट रिसोर्स कैन नॉट बी मिसयूज, और चुनाव प्रचार में अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकती, गवर्नमेंट व्हीकल का इस्तेमाल नहीं कर सकती। लीडर मस्ट फॉलो सर्टेन रूल, और लीडर्स को रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। दिस एंश्योर फेयर इलेक्शन, ताकि जो चुनाव है निष्पक्ष तरीके से किया जा सके। पोलिंग एंड काउंटिंग, अब देख लेते हैं वोट की काउंटिंग कैसे की जाती है। पोलिंग डे, वोटर्स गो टू द पोलिंग बूथ, और वोटर जैसी पोलिंग चुनाव का दिन आता है तो लोग वोट डालने जाते हैं, और दे कास्ट देयर वोट यूजिंग ईवीएम मशीन। तो वो ईवीएम मशीन के ज़रिए वोट कास्ट करते हैं। जैसी और साथ में एक आजकल क्या होता है, वीवीपैट एक मशीन होती है जिससे लोग अपने वोट को वेरीफाई कर सकते हैं। उसमें एक पर्ची डिस्प्ले होती है 7 सेकंड के लिए, उसमें चुनाव चिन्ह होता है जिस पार्टी को उन्होंने वोट दिया है, तो वो वहाँ पे वोटर्स अपने उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि उनका वोट सही डला है या नहीं डला। अब बात कर लेते हैं काउंटिंग डे। काउंटिंग डे क्या होता है, वोट्स की काउंटिंग की जाती है, एंड कैंडिडेट विद हाईएस्ट वोट विंस, और जिस कैंडिडेट्स को भी हाईएस्ट वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इंडिया में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम अपनाया गया है, जिसे FPTP बोला जाता है। इंडिया है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम फॉलो करती है। दिस मीन्स द कैंडिडेट्स हु गेट्स द हायर नंबर ऑफ वोट, जिस भी कैंडिडेट को हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट मिलते हैं वो जीत जाता है, और चाहे उन्हें 50% ऑफ वोट्स ना मिले हों। जैसे कि एग्जांपल 100% में से अगर ए पार्टी को मिल जाते हैं 40%,
40% वोट एंड बी पार्टी को मिल जाते हैं फिर 35% वोट, और सी पार्टी को मिल जाते हैं 35% वोट। तो इसका मतलब है ए पार्टी जो है विन्स मानी जाएगी, उसकी जीत मानी जाएगी, क्योंकि उसको 50% वोट नहीं मिले फिर भी वो इन सब की तुलना में, बी और सी की तुलना में फिर भी उनके वोट ज़्यादा हैं 5%। तो इसी वजह से ए पार्टी जीत जाती है फर्स्ट पास द सिस्टम के हिसाब से। रूल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, अब देख लेते हैं इसका क्या रोल रहता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का इलेक्शन में। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है अपने कैंडिडेट बताती हैं, अपने कैंडिडेट सेलेक्ट करती है इलेक्शन लड़ने के लिए, एंड प्रिपेयर इलेक्शन मैनिफेस्टो, और ये अपना मैनिफेस्टो तैयार करती है। इसे प्रोमिसेस बोलते हैं कि जब वो सत्ता में आएंगे तो वो क्या क्या चीज़ें करेंगे। इसे एक प्रॉमिस पत्र भी बोल सकते हैं, प्रॉमिस लेटर। उसमें प्रॉमिसेस होते हैं, अगर वो कब सत्ता में आते हैं तो क्या क्या वो काम करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें उस मैनिफेस्टो में मेंशन रहती है। फॉर्म द गवर्नमेंट, और वो क्या करते हैं, जैसी कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में जीत जाती है तो वो अपनी सरकार बनाते हैं। जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी मिल जाती है वो सरकार बनाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मेजर पार्टी, अब देख लेते हैं इंडिया में कौन कौन सी मेजर पार्टी रही है जिनकी सरकार बनी है। तो भारतीय जनता पार्टी हो गई और इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई। इलेक्शन कमीशन, अब बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन इन इंडिया आर कंडक्टेड बाय, तो इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं कौन कंडक्ट करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दिस इज़ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये एक संविधानिक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इट इस फंक्शन, इसके देख लेते हैं फंक्शन क्या है। फ्री एंड फेयर कंडक्ट, इलेक्शन करवाना, एंड इम्प्लीमेंट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और इम्प्लीमेंट करना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और चैलेंज टू फेयर। अब देख लेते हैं अनाउंस रिजल्ट अनाउंस करना, अगर जैसी वोटर्स अपने वोट कास्ट कर देते हैं, उनकी काउंटिंग होती है, फिर उसके बाद वो रिजल्ट अनाउंस करते हैं। अब उसके बाद देख लेते हैं चैलेंजेस टू द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। सम प्रॉब्लम्स में आकर मनी पावर, लोग क्या करते हैं, अब पैसों का गलत इस्तेमाल करते हैं और वोटर्स खरीद लेते हैं। और मसल पावर का मतलब लोग जोर ज़बरदस्ती से अपनी मसल पावर का यूज़ करके लोगों को ज़बरदस्ती वोट देते हैं कि हमारी पार्टी को वोट देना। फेक प्रोमिसेस, झूठे वादे करते हैं। मीडिया इन्फ्लुएंस, झूठे फेक एड्स चलवाते हैं, फेक न्यूज़ सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं, फेक मीडिया न्यूज़ फैलाते हैं। एंड बूथ कैप्चरिंग, कुछ क्या होता है, कुछ गुंडे बूथ कैप्चर कर लेते हैं और ज़बरदस्ती वहाँ वोट डाल देते हैं। अब बात कर लेते हैं, बट ओवरऑल इंडिया इलेक्शन सिस्टम इज़ कंसिडर स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल। लेकिन फिर भी इस सब कमियों के बाद भी इंडिया का जो इलेक्शन सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग माना जाता है और रिलायबल माना जाता है। वाई इलेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट, अब देख लेते हैं इलेक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है। इलेक्शंस जो हैं अलाउ पीसफुल चेंज ऑफ गवर्नमेंट, ये क्या करते हैं, इलेक्शन जो है पीसफुल चेंज, ये एक शांतिपूर्ण तरीके से हम अब सरकार को हटा सकते हैं हर 5 साल में, या उसको दोबारा चुन सकते हैं अगर वो अच्छे काम करती है। तो गिव पावर टू द सिटीज़न, और यही लोगों को पावर देते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने के पावर देते हैं वोट के ज़रिए। एंड मेक गवर्नमेंट को अकाउंटेबल, और एक गवर्नमेंट को क्या बनाता है, अकाउंटेबल बनाता है, जवाबदेही बनाता है। अब बात कर लेते हैं फोर्थ जो इलेक्शन किस लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, स्ट्रेंथ एंड डेमोक्रेसी। और ये जो इलेक्शन है डेमोक्रेसी को मजबूत करते हैं। इफ़ द गवर्नमेंट डज नॉट परफॉर्म वेल, अगर गवर्नमेंट अच्छे से परफॉर्म नहीं करती, पीपल कैन रिमूव इट इन द नेक्स्ट इलेक्शन, तो लोग उन्हें हटा सकते हैं अगले इलेक्शन में। तो दैट्स इट, वीडियो ख़त्म हो गई है। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा, आपने कुछ डेमोक्रेसी और इलेक्शन के बारे में सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।